हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस देश में कई सारे स्टेट्स हैं। कोई अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए, कोई अपने पहनावे के लिए, तो कोई अपने खाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में एक स्टेट है जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। आप समझ ही गए होंगे, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अकेले की जीडीपी इतनी है जितनी पूरे पाकिस्तान की नहीं है। बट फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि किसी भी स्टेट को अमीर कैसे माना जाता है। किसी भी स्टेट को रिच मानने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की पर कैपिटा इनकम और वहाँ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को देखना होता है। और इन सभी फैक्टर्स पे महाराष्ट्र फॉर्मली स्टैंड करता है। महाराष्ट्र contributes to 15% of India's GDP all alone and it has a valuation of $384 billion। महाराष्ट्र जहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जिसकी टोटल पॉपुलेशन 12 करोड़ है और जहाँ की लिटरेसी रेट 82.9% है एज ऑफ 2022, जो इसको सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स वाला स्टेट अभी के डेट में बनाता है। अब हम महाराष्ट्र के जोग्राफिकल लोकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। उनका नाम नासिक, विदर्भा, मराठावाड़ा एंड पुणे। ये बेसिकली 5 ऐसे जोग्राफिकल रीजन्स हैं जहाँ पे महाराष्ट्र को बांटा गया है। महाराष्ट्र को एज अ स्टेट रिकग्निशन 1960 में मिला और इसको रिकग्निशन मिलने के बाद सबसे पहले इसने अपने एग्रीकल्चर पे फोकस किया। स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर में इन्होंने शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा रखा, जिसके बेस पे कि सबसे ज़्यादा जो शुगर का प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया में कोई स्टेट कर रहा है तो वो आज की डेट में महाराष्ट्र कर रहा है, जहाँ पे कि 173 कोऑपरेटिव्स हैं जो शुगर केन के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन को महाराष्ट्र ने बहुत पहले समझ लिया, तो उन्होंने कैश क्रॉप्स में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। और कैश क्रॉप्स में जैसे ऑयल सीड्स, टर्मरिक और टोबैको का प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया। और धीरे धीरे महाराष्ट्र डेयरी प्रोडक्शन में भी ग्रोथ करना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने सारे ही प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करके सारे ही स्टेट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। जब महाराष्ट्र को ये बात समझ में आ गई कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे कमर्शलाइज करना है, तो उन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। दैट वाज रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वाज सीवेज एंड थर्ड वाज एयर ट्रैवल। और धीरे धीरे महाराष्ट्र ने रोडवेज पे फोकस करते हुए पूरे स्टेट में इसके नेटवर्क को फैला दिया। एयरवेज के भी इम्पोर्टेंस को महाराष्ट्र बहुत पहले समझ गया था, तो जिसकी वजह से आज एयरवेज में महाराष्ट्र ने 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी अभी महाराष्ट्र में हैं। अरेबियन सी के पास होने की वजह से मुंबई में ऑलमोस्ट 48 माइनर पोर्ट्स हैं और 2 मेजर पोर्ट्स हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया के रिचेस्ट स्टेट की, तो हमें यह जानना होगा कि वो आखिर इतना रिच हुआ क्यों और उसके पीछे क्या पॉलिसीज़ थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट 1 डेकेड में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे क्यों बना रहेगा। महाराष्ट्र जो कि इंडिया का रिचेस्ट सिटी है और वर्ल्ड का 12th रिचेस्ट सिटी है। महाराष्ट्र में अभी करेंटली 46,000 मिलेनियर्स हैं और 48 बिलियनियर्स रिसाइड करते हैं। एंड इट कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इट एम्प्लॉयज 10% ऑफ वर्कफोर्स इन इट्स इंडस्ट्रीज। द टोटल ऑफ 30% टैक्स comes from this state only and almost 45% tax collection comes from the Bollywood industry. Maharashtra is having 100% of its asset management companies. India's big companies like TCS, Wipro, Infosys, Tata, Mahindra and Mahindra. These all companies reside in one state, that is Maharashtra. महाराष्ट्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट 19th सेंचुरी से शुरू हो चुका था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंस को समझ चुके थे तो वहाँ पे उन्होंने पोर्ट्स को, रोडवेज को और सीवेज को डेवलप करना शुरू कर दिया था। जब रेलवे का सबसे पहला कंस्ट्रक्शन मुंबई हार्बर से लेकर के थाने के बीच में 1853 में चला था, ये सबसे पहले पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही थी। महाराष्ट्र आने वाले डेकेड्स में भी नंबर 1 स्टेट क्यों रहेगी, उसके पीछे मेन रीज़न है वहाँ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि सबसे पहला है सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, जो कि 1974 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मेन पर्पस था मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग। इसको सेटअप किया गया था 100 एकड़ में। बाद में यहाँ से जेम और ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। इसके एस्पेक्ट्स बेसिकली क्या क्या थे, यहाँ पे सबसे एडवांटेजियस और इफेक्टिव एस्पेक्ट ये था कि इंपोर्ट्स को यहाँ पे ड्यूटी फ्री कर दिया गया। टैक्स से यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल गई बेसिक एलिमेंट पे, कैपिटल गुड्स पे। अब कैपिटल गुड्स से क्या मतलब है? कैपिटल गुड्स से वो मतलब है जो बड़ी बड़ी मशीनरीज थी जिसकी वजह से कटाई छटाई का काम होना था, और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सामान बनते हैं जैसे रेडियो, टीवी, आयरन एंड रेफ्रिजरेटर्स। यहाँ पे बेसिकली एक लाइसेंस मिल गया था सेंटा क्रूज के
100 एकड़ में रहने वाले लोगों को कि वो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री जिसमें भी वो जाना चाहते हैं वो उसको लाइसेंस फ्री कर सकते हैं। और जो लोग बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस एरिया में करना चाहते थे वो कर सकते थे, एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स, बस कुछ सेक्टर्स में वो नहीं कर सकते थे। दूसरा है नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि लोकेटेड है सैटेलाइट टाउनशिप मुंबई में, एंड इट इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी उसमें सबसे पहला था डेवलप्ड रोड्स, जो कि काफ़ी चौड़ी थी, और कमर्शियल यूनिट्स को अपने फैक्ट्रीज चूज़ करने के पूरे राइट्स मिले हुए थे। लैंड प्लॉट्स जो मिल रहे हैं यहाँ पे वो प्रॉपर एमिनिटीज़ के साथ और बहुत अच्छे से बिल्ड की हुई क्वालिटी और एक अच्छा इक्विप्ड ऑफिस स्पेस मिल रहा है। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक परफेक्ट कंस्ट्रक्टेड सिस्टम अवेलेबल है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज महा मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको कि प्रपोज किया गया है नवी मुंबई में बनाने का, और इसका जो स्टैंडर्ड मैच करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा, जिसको कि 10,000 हेक्टेयर्स में बनाया जाएगा, जो कि 10 साल के स्पैन में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। बाय द ईयर 2025 इट विल बी ऑपरेटेड, जिसमें कि काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जितने भी ऑफिसेज या जितनी भी फैक्ट्रीज इस एरिया में सेटअप होंगी। सबसे पहला इसमें जो मेन फोकस किया जाएगा वो है पावर सप्लाई पे, और अगर बीच में पावर कट हो जाता है तो बेसिकली उसको स्टैंड बाय मिल पाए और भी अलग वे से पावर सप्लाई उनको मिलता रहे, ताकि बीच में कोई भी इंटरप्शन पावर सप्लाई में इनको ना हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास अपना ऑफिस सेटअप करने का एक स्पेस होगा जो टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे से इक्विप्ड होगा, मतलब सारी टाइप्स की टेक्नोलॉजीज में अवेलेबल होंगी, जैसे पास में टावर का होना, एक साइबर हब होना, एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनीज का सेटअप होना वहाँ पे आसपास में, एक फुली डेवलप्ड रोड्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो कि बहुत चौड़ी होंगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में एक स्मूथ फ्लो आ सके। फुल क्वांटिटी में वाटर सप्लाई और अच्छी कंस्ट्रक्शन में पाइपलाइन और सीवर, इन सारी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बेसिकली मॉनिटर करेगी, और उसमें इसका मेन फोकस पॉइंट होगा इसके लीगल सिस्टम पे, सप्लाई ऑफ पावर पे, वाटर सप्लाई पे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे। जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज़ और लोकल टैक्सेस होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उन सारी चीज़ों पे इनकी मॉनिटरिंग होगी, और ये सारी चीज़ें मिल करके महाराष्ट्र को 2 डिकेड तक इंडिया का रिचेस्ट स्टेट रहने का एक एज देगा। मैं बेसिकली आप लोगों के सामने किसी भी केस स्टडी को बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में प्रेजेंट करता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और मैंने एक वीडियो इंडिया के फाइनेंशियल लिटरेसी पे बनाया है कि कैसे लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से अनअकाउंटेड मनी आज भी इंडियन बैंक्स में बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो आप उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके देखें।